साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। हाँ जी, नमस्कार भाई। सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रबोध क्लासेज के YouTube चैनल में। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा, हम लोग बायोलॉजी के लगभग 10,000 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे वो आपके ग्रेड फर्स्ट का हो, किसी स्टेट की पीजीटी का हो, या आपके टीजीटी का हो, ग्रेड सेकंड का हो, नीट वाले जितने भी बच्चे हैं उनका हो। हम उन सभी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो कि आए दिन आप लोग उन प्रश्नों को देखते रहते हो। और विश्वास करिएगा, इन प्रश्नों में कोशिश पूरी रहेगी कि एक प्रश्न के साथ एक दो ऐसे सॉल्यूशन दिए जाए जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो इन प्रश्नों के द्वारा। तो आज की इस कक्षा को बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करूंगा। ज़्यादा भूमिका हम लोग नहीं बांधेंगे, बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आपका ये जो है फर्ज बनता है कि अभी जाके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सखाओं के साथ इसको शेयर करें, अपने छोटे भाई बहनों के साथ इसको शेयर करें। आप अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रबोध क्लासेज के टेलीग्राम और YouTube चैनल दोनों को ही सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला प्रश्न आपके बीच में मैं लेके आया हूँ। सभी इसका कमेंट में मुझे आंसर देंगे। मैं केवल और केवल 15 सेकंड के लिए वेट करूंगा हर एक प्रश्न के आंसर का। यहाँ मानता हूँ ये कक्षा लाइव नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट कर सकते हो। हर एक प्रश्न का कमेंट करना जिससे कि आपको याद रहे कि हमने इस प्रश्न का उत्तर ये दिया था, ताकि एक एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो हमें याद रहता है कि इस प्रश्न का आंसर हमने दिया हुआ है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो प्रश्न है ये आपके कहीं ना कहीं पढ़े हुए प्रश्न भी होते हैं, तो आपको उस टाइम याद नहीं आते। और यहाँ विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इसके उत्तर देंगे तो जरूर आपको याद रहेंगे ये। ठीक है, तो पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। और पहले प्रश्न में लिखा हुआ है प्यारे मित्रों कि वी टेकर के अनुसार नील हरित शैवाल सम्मिलित है। ये आपके टेक्सोनॉमी के प्रश्न है। अभी किसके है? टेक्सोनॉमी के प्रश्न है सभी। तो टेक्सोनॉमी हम उस हद तक कर लेंगे जिसके बाहर प्रश्न नहीं आना चाहिए। मतलब लोग बाग डरते हैं टेक्सोनॉमी से, तो हम सभी प्रश्नों को उन प्रश्नों को चर्चा भी करेंगे और उसकी थ्योरी भी हम लोग साथ के साथ अलग अलग वीडियो के द्वारा पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो एक दो दिन में थ्योरी भी वापस स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी ये मान लीजिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। वीटेकर के अनुसार नील हरित शैवाल सम्मिलित है। क्या माइकोटा में है, क्या प्रोटिस्टा में है, क्या प्लांटी वर्ग में है, क्या मोनेरा में है? बताओ। वी टेकर के अनुसार जो बीजीए है, जिसको हम लोग नील हरी शैवाल बोलते हैं, इसको हम लोग साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसको हम लोग बीजीए भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये जो है आपके इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अपने, इस प्रश्न का उत्तर अपने मोनेरा हो जाएगा, क्योंकि मोनेरा में बीजीए को रखा। उसके साथ साथ जितने भी बैक्टीरिया है उनको देख लीजिए। आपके आर्की बैक्टीरिया को देख लीजिए, आर्की बैक्टीरिया को देख लीजिए। आपके पीपीएलओ को, जिसको हम लोग माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, पीपीएलओ को देख लीजिए। ये सब आपकी किस में आते हैं? मोनेरा वर्ग में आते हैं। सभी क्या होते हैं? यूनी सेलुलर होते हैं, लर होते हैं। और साथ में एक और बात इसके बारे में ध्यान रखो कि सभी प्रोकैरियोट्स जो है वो मोनेरा में आते हैं, प्रोकैरियोट्स। तो आपके पास बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे मुझे लगता है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। और अगले प्रश्न का उत्तर भी इसी प्रकार से दीजिएगा जैसे अपने पिछले प्रश्न का उत्तर दिया है। दूसरा प्रश्न है अपने दोस्तों,
बेंथम हुकर ने जिम्नोस्पर्म में कितने कुल को रखा? बेंथम और हुकर का जो आपने वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो भी इसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा। क्या आपके 86 जो है कुल रखे जिम्नोस्पर्म में? क्या आपके 88 रखे? क्या आपके 45 रखे? या फिर आपके 3 रखे? 3। तो आपको आंसर देना है इसका। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आएगा आपके 3। 3 कुलों को जिम्नोस्पर्म में रखा था। आपके जब बेंथम मुकर ने जो वर्गीकरण किया था प्यारे मित्रों, वो इस प्रकार से कुछ किया था। इसमें आपके द्विबीजपत्री या फिर आपके पहले तो मोनोकोट को रखा, आपके डाइकोट को रखा और आपके जिम्नो को रखा। ठीक है, और जिम्नो में जो थे वो 3 कुल थे, 3 फैमिलीज, आपके 3 फैमिलीज इसमें रखी उन्होंने। ठीक है, ठीक है। आपके गैनेटेसी है ना, एक तो हो गई आपके गैनेटेसी। उसके अलावा आपके हो गए कोनीफेरा, कोनीफेरा और आपके साइकोडेसी। एक मिनट, हाँ, आपको हैंडराइटिंग तो समझ में आ रही है ना? साइकोडेसी। आप चाहे तो इसे 2 की स्पीड में करके देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी आप लोग इसको कवर कर लें। ठीक है, तो तीनों ही कुल में 3 कुल रखे थे जिम्नोस्पर्म में, कुछ इस प्रकार का वर्गीकरण उन्होंने दिया था। आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आपके पास है जेनेरा प्लांटेरम। प्रश्न है जेनेरा प्लांटेरम, ये बुक है, बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम। ये किसने लिखी थी? जेनेरा प्लांटेरम है, वो किसने लिखी थी? क्या आपके एंगलर ने लिखी थी? क्या आपके हचिंसन ने लिखी थी? क्या आपके बेंथम एवं हुकर ने लिखी थी? या फिर आपके बेसी ने लिखी थी? बताओ, जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखी थी दोस्तों? दोस्तों ये जो बुक ही थी जेनेरा प्लांटेनम, ये आपके बेंथम एवं हुकर ने लिखी थी। किसने? बेंथम एवं हुकर ने लिखी थी। तो 3 नंबर आपके यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। बात करें बेंथम एवं हुकर के वर्गीकरण, देखो आपको बेंथम हुकर के सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देख रहे हैं, है ना? बेंथम एवं हुकर के वर्गीकरण की मुख्य अच्छाइयाँ थी, इसमें जो बढ़िया चीजें क्या थी? क्या यह मुख्य रूप से विकासात्मक मत पर आधारित था? क्या बेंथम हुकर का जो आपके वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था, ये आपके किसी विकासात्मक मत पर आधारित था? ये सभी पादप जो है समूह, ये एक प्राकृतिक वर्गीकरण है। क्या जितने भी पादप समूह को आपके बेंथम हुकर ने रखा, ये सब पादप समूह जो है एक प्राकृतिक नेचुरल क्लासिफिकेशन है? या फिर टेक्सा का वर्गीकरण पादपों की वास्तविक प्रेक्षण के आधार पर किया गया? या यह जाति वर्तीता को दर्शाता है? तो चारों ही ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर जो है मुझे देंगे। 4 नंबर का जो आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास, इसको अलग कलर से मैं लिखना चाहूंगा क्योंकि आपको आंसर का पता रहना चाहिए। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपके कि टेक्सा का जो वर्णन है वो पादपों के वास्तविक प्रेक्षण के आधार पर किया गया। बेंथम मुकर का जो वर्गीकरण था उसकी मुख्य अच्छाई क्या थी? कि जो टेक्सा थे उनका वर्णन, वर्णन मतलब कि व्याख्या, वो पादपों के वास्तविक प्रेक्षण के आधार पर किया गया था। ये एक सबसे अच्छी विशेषता थी आपके बेंथम एवं हुकर की क्लासिफिकेशन की। अगले प्रश्न और 5वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं, और 5वें नंबर के प्रश्न को अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए और मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए। लीनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण की प्रणाली थी। क्या लीनियस ने आपके कृत्रिम वर्गीकरण किया? क्या आपके लीनियस ने जो है प्राकृतिक वर्गीकरण किया? क्या लीनियस ने लैंगिक वर्गीकरण किया? या फिर लीनियस ने आपके कृत्रिम व लैंगिक दोनों प्रकार का वर्गीकरण किया? आप लोगों के कमेंट मुझे जो है मिल जाने चाहिए। मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स में कौन कौन आंसर दे रहा है, उस हिसाब से हम लोग इनके बारे में बातचीत करेंगे।
तो आपके जो आंसर होना चाहिए यहाँ पे 4 नंबर इसका आंसर होना चाहिए। इसने कृत्रिम वर्गीकरण किया था और साथ में लैंगिक वर्गीकरण भी किया था। तो यहाँ पे लिनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण की जो प्रणाली थी वो कृत्रिम एवं लैंगिक थी। तो आपके पास आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक जो प्रणाली थी उन्होंने नहीं ली थी दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीनियस का वर्गीकरण मुख्यतः आधारित है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ना। तो इसको ध्यान में रखना। लीनियस का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः किस पे आधारित है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। इस प्रश्न को आप लोगों ने पहले के पेपरों में भी कई बार देखा होगा। क्या बहादल, क्या राणा, क्या दल, या फिर पुंकेसर? मुझे आंसर दे दे दोस्तों। 6 नंबर जो प्रश्न है, 6 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों अपना, उसका आंसर हो जाएगा आपके पुंकेसर। पुंकेसर। अब कैसे? ये जो लीनियस का वर्गीकरण था ये मोर्फोलॉजिकल था। किस पे था? मोर्फोलॉजिकल करेक्टर था। करेक्टर पे था। आप लोग करेक्टर से था, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर से था। और इसमें जो है स्पेसीज प्लांटेरम में जो है वो रखा था इन्होंने, स्पेसीज प्लांटेरम, ठीक है। और साथ में यहाँ ध्यान रखना कि ये जो है 24 क्लासेस में डिवाइड था। 24 क्लासेस में क्या था? डिवाइड था। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा? 4 नंबर अपना आंसर आ जाएगा। पुंकेसर जो है वो लीनियस का मुख्य आधार था दोस्तों। बात करें जगत मोनेरा में सम्मिलित है। जगत मोनेरा की मैंने आपको पहले भी बात कर ली थी। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आप लोग बिल्कुल सरलता से दे दीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही प्रश्न में जो है इसका आंसर दिया था। पहले ही प्रश्न में मैंने इसका आंसर आपको दे दिया था। चलिए, क्या आर्थिक महत्व के पादप सम्मिलित है जगत मोनेरा में? क्या आपके वनस्पति शास्त्र में अध्ययन करने वाले सभी पादप हैं, या फिर प्रोकैरियोटिक जीव है, या फिर बात करें आपके थैलोपाइटा वाले जीव है? तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, और मैंने ये बताया था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक है, केवल और केवल आपको पता है कि जब वर्गीकरण हम लोग देखते हैं तो 5 जगत में ये डिवाइड होता है ना। जो आर एच विक्टर ने जो है 5 जगत में डिवाइड किया है सभी को, सभी किंगडम्स को। तो जहां मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, है ना, एनिमिलिया और प्लांटेरम, ये 5 रहती है, ठीक है। तो इनमें जो 4 है वो तो क्या है? यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं, और बाकी प्रोकैरियोटिक केवल और केवल जगत मोनेरा में सम्मिलित है। ये जो जीव होते हैं ये आपके जो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, आर्ची बैक्टीरिया हो गया, इसमें माइकोप्लाज्मा भी आ जाता है आपका, है ना, और आर्की बैक्टीरिया भी आ जाता है, बैक्टीरिया भी आ जाता है, और ये सब जो है जगत मोनेरा में सम्मिलित है। अब आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पे और है। प्रश्न है कि बैक्टीरिया की खोज जो है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? मुझे ये बता दो कमेंट करके। बैक्टीरिया की खोज किसने, और सौगन होगी अपने अपने मम्मी पापा की अगर इसके आंसर नहीं दिया तो आपने, है ना। बैक्टीरिया की खोज है वो किसने की थी? ये बिल्कुल सिंपल आंसर है, अगर आप लोग बायोलॉजी के है तो ध्यान रखना। वी टाकर प्रसिद्ध है, वी टाकर नहीं है, वी टेकर है ना, वी ही टेकर। आर एच वी टेकर का नाम सुना होगा आपने। ये वी टाकर या प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो वी टाकर है वो प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है ये तो आप सभी को आता होगा। 8वां प्रश्न, क्या ये द्विजगत वर्गीकरण के लिए है, क्या 4 जगत वर्गीकरण के लिए है, क्या 5 जगत वर्गीकरण के लिए है, या फिर जीवाणुओं और नील हरित शैवालों में इन्होंने विभेद किया था इसके लिए है? चलो, इसका आंसर मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट आंसर बॉक्स में दे दो। अगर ये आंसर आता होगा और आप लोगों ने कमेंट में नहीं लिखा ना, तो देख लो बहुत गलत बात हो जाएगी, है ना। बाबा सबको देखता है भाई, है ना। बाबा सबको देखता है, और बाबा ही सबके जो है न्याय करता है। अगर आप लोग आंसर नहीं दोगे, इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे ना, तो बहुत गलत बात है। बाबा मेरे सामने एनी टाइम विराजमान रहते हैं, तो बाबा से मैं शिकायत कर दूंगा आपकी, ठीक है।
तो अपने पास ऑप्शन है द्विजगत वर्गीकरण, चार जगत प्रणाली, या फिर पांच जगत है, या फिर जीवाणु व नीलहरी शैवालों में विभेद है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये पांच जगत प्रणाली के लिए वर्गीकरण है। इन्होंने यहाँ पे जो है पांच जगत प्रणाली का वर्गीकरण दिया था। कौन कौन सा दिया था? देखो मेरी हैंड राइटिंग तो थोड़ी सी ये सही है, बाकी जितने भी डॉक्टर आपने देखे होंगे सबकी हैंड राइटिंग ऐसे है, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, आपके आपके फंजाई, आपके प्लांटेरम, प्लांटी जिसको हम लोग बोलते हैं, आपके एनीमिलिया। ठीक है, तो ये आपके क्या क्या था? पांच जगत वर्गीकरण था। पांच जगत वर्गीकरण दिया किसने? आपके R H विही टेकर ने। ठीक है, पांच जगत वर्गीकरण। उससे पहले द्विजगत प्रणाली भी आई, चार जगत भी आई, तीन जगत भी आई, छह जगत भी आई। ठीक है, तो ये सब प्रणालियां उस टाइम आई थी। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करने वाले हैं हम लोग। वी टेकर द्वारा प्रस्तावित प्लांटी समूह में सम्मिलित है, बताओ। अरे भाई बिल्कुल सिंपल प्रश्न है आपका। 9वां नंबर का प्रश्न। वी टेकर द्वारा प्रस्तावित प्लांटी जो समूह है, प्लांटी अभी अभी मैंने बताया, प्लांटी पांच जगत में वी टेकर ने आपके जो है वो आपके वर्गीकरण दिया था, जिसमें आपके कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोस्टिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटेरम। तो प्लांटी में जो है वो कौन कौन थे? तो आपके जितने भी प्लांट थे वो सब इसमें ही थे भाई। टेरिडोफाइट्स थे, जिम्नोस्पर्म थे, एंजियोस्पर्म थे, और तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आ जाएंगे, जिसमें एनजीओ में आपके मोनोकोट, डाइकोट सब आ जाएंगे। ठीक है, आगे वाली बात करते हैं, है ना। आगे वाले 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वें प्रश्न का आंसर मुझे दे दीजिए। वी टेकर के पांच जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स में के कितने जगत है? वी टेकर के पांच जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स के कितने जगत है? तो अभी अभी मैंने जब पहला प्रश्न डिस्कस किया था तो इसमें देखो सभी पांच जगत तो नहीं हो सकते, इसमें तीन जगत भी नहीं है, इसमें केवल एक जगत भी नहीं है, लेकिन जो यूकैरियोटिक, अगर ये बात करता प्रोकैरियोटिक की, तो आपको यहाँ पे प्रश्न को सही से पढ़ना भी है। तो जितने भी आपके यूकैरियोटिक है उसमें चार जगत जो है वो आपके क्या है? यूकैरियोटिक है। बाकी एक जगत जो मोनेरा है, मोनेरा वो क्या है? प्रोकैरियोटिक है। अब आपको बता दूं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जो फुल वीडियो है जिसमें डिफरेंस, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना, कोशिका का वीडियो जो कोशिका वाला है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि हम लोग थ्योरी कहाँ से स्टार्ट करें वापिस, है ना। किताब जेनेरा प्लांटेरम, देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किताब का नाम यहाँ पे जेनेरा प्लांटेरम है। किताब का नाम क्या है? जेनेरा प्लांटेरम है, जिसमें बीज वाले पादपों का वर्गीकरण दिया। किसने लिखी है? ध्यान रखना, जेनेरा प्लांटेरम है। एक और इसी नाम से किताब आती है, उसका प्रश्न आगे आएगा, मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको, है ना। जो आपकी किताब जेनेरा प्लांटेरम है, ये इसके बारे में बताओ। 11वें जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे दे दीजिए। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले जेनेरा प्लांटेरम के बारे में बात की थी, और इसका जो ये जो किताब थी जेनेरा प्लांटेरम, ये आपके बेंथम एम कर ने लिखी थी, है ना। तो इसका आंसर 3 नंबर आपके पास हो जाएगा। आगे बात करते हैं। थ्योरी एलिमेंटियर डी ला बोटेनिक, थ्योरी एलिमेंटियर डी ला बोटानिक, ये किसकी पुस्तक है भाई? तो इस प्रकार से पुस्तकों के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। पिछली बार आपने फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा होगा, वहां पे भी सीधे सीधे आपके टेक्सोनॉमी की परिभाषाएं पूछी थी, आपके स्पीसीज प्लांटेरम की जो पुस्तक है उसका नाम भी पूछा था, है ना। तो थ्योरी एलिमेंटर डी ला बोटनिक किसकी पुस्तक है बताओ? क्या ये टकजेन की है ना, एक्लेयर की है, या डी कंडोले की है, या लीनियस की है, बताओ। आपके जो 12वां प्रश्न है दोस्तों, 12वां प्रश्न जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एकलर की बुक है। किसकी? एकलर की बुक है दोस्तों, एकलर की बुक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। कैरोलस लीनियस ने पादप जगत को किस आधार पर वर्गीकृत किया?
बताओ। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला केरोलस लीनियस के बारे में हम लोगों ने बात की। तो इन्होंने जो है पुष्पों की आकारिकी, किसकी, पुष्पों की, फूल की जो आकारिकी है, मोर्फोलॉजी है, उस पे काम किया था। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो 1 नंबर यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। इसमें पादप के संपूर्ण आकारिकी नहीं ली थी इन्होंने, लैंगिक लक्षण नहीं लिए थे इन्होंने, शारीरिक लक्षण नहीं लिए थे। ठीक है। प्रथम यहाँ पे जो एक कंफ्यूजन आपको रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा लैंगिक वाला, तो इसका जो है हम लोग कल इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बताएंगे आपको। ठीक है। क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्रश्न पढ़ा था जिसमें लैंगिक का भी जिक्र हुआ था। प्रथम पादप वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? प्रथम पादप वर्गीकरण जो है दोस्तों वो किसने प्रस्तुत किया था? प्रथम पादप वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो जो प्रथम पादप वर्गीकरण है ये आपके एरिस्टोटल या अरस्तु भैया ने किया था। यहाँ पे किसने? अरस्तु। हालांकि लोग कहते हैं भाई ये जो है प्रथम पादप वर्गीकरण ये थियोफ्रेस्टस ने किया था। जो आपके कौन थे? थियोफ्रेस्टस, इन्होंने किया था। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार हम लोग एरिस्टोटल लगा देंगे, डार्विन का तो नाम ले ही नहीं सकते यहाँ पे। आपके जो जॉन रे है उन्होंने जाति वर्ड का जो है निजात किया था, जाति वर्ड या स्पेसीज, जाति वर्ड किसने दिया था? आपके जॉन रे ने। लीनियस ने तो आपके वही द्विनाम प्रणाली, बाकी द्विजगत प्रणाली भी इन्होंने दी थी। आपके जो है बेंथम तथा हुकर के अनुसार वास्तविक पुष्पी पादपों में जो है वो कितने कुल है? बेंथम एवं हुकर के अनुसार वास्तविक पुस्तक पुष्पी पादपों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बेंथम तथा हुकर के अनुसार वास्तविक पुष्पी पादपों में कुल कितने कुल थे? सॉरी, पादपों है यहाँ पे, पुष्पी पादप है, पादप। पुष्पी पादपों में कितने कुल है? क्या 202 है? क्या 199 है? क्या 34 है? क्या आपके 85 है? तो आपके 15वां प्रश्न, इसका जो आंसर है वो मैं देना चाहूंगा थोड़ा डिटेल में। जो आपके पता है कि आपको जो जितने भी बीजी प्लांट है, बीजी बीज वाले पादप जो है उनको आपके बेंथम में होकर ने 3 भागों में डिवाइड किया, जैसा अभी मैंने आपको पहले भी बताया। कौन कौन से? आपके डाइकोट, आपके मोनोकोट और आपके जिम्नो में। तो जिम्नो में 3 कुल थे टोटल। कितने? 3 कुल। और आपके डाइकोट और इन दोनों में मिला के कितने हो गए? 199 है। तो आपके जो 3 कुल है इनको इसमें नहीं रखा है जिम्नो में। 3 कुल जो है वो जिम्नो के जो 3 कुल है वो इसमें नहीं रखा है। तो आपका आंसर आ जाएगा आपके 199। आपको 202 नहीं करना है दोस्तों, है ना। 202 आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। 202 में से 3 माइनस भी करने हैं, क्योंकि जिम्नो में जो है वो नहीं रखा था उन्होंने, है ना, ध्यान रखना। आपके जो 16वां प्रश्न है, क्रिप्टोगेमिया नाम किसने प्रस्तुत किया? यह कोई पुस्तक का नाम नहीं है क्रिप्टोगेमिया। यहाँ पे जो है वो आपके कार्ल लीनियस या कैरोलस लीनियस आंसर आ जाएगा। अब ये कार्ल लीनियस या कैरोलस लीनियस ने जो है इसको 24 वर्गों में, 24 क्लासों में जो है वो डिवाइड किया था। ठीक है। फिर यहाँ पे इसमें से एक जो वर्ग था, बड़ा वर्ग था ये, बड़ा वर्ग, और उसका नाम था क्या? क्रिप्टोगेमिया। ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्रिप्टोगेमिया नाम किसने प्रस्तुत किया? लीनियस ने किया। यहाँ पे फ्रेस्टस नहीं है, वेंतमुकर नहीं है, जॉन रे नहीं है। 2 प्रश्न एक साथ निकल गए भाई। 17वां प्रश्न है आपके पास। 17वां प्रश्न आपके बीच में है। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो सीधी सी बात है, लीनियस द्वारा जो है वो आपके सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिखी गई है। आपके एंगलर व प्रेंटल द्वारा नहीं लिखी गई है, आपके डार्विन द्वारा नहीं, ओसवाल्ड व टिप्पो के द्वारा नहीं लिखी हुई है। लेकिन आपके लिए यहाँ पे एक प्रश्न है, ओसवाल्ड व टिप्पो द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था वो कौन सा था? यहाँ पे मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे। ठीक है। 18वां प्रश्न है, वीटेकर के अनुसार जगत प्रणाली जगत प्रोटिष्ठा में शामिल है। वीटेकर के अनुसार जो आपका जगत प्रोटिष्ठा है उसमें क्या कौन कौन शामिल है?
ध्यान रखना, अब एक बात का ध्यान रखना, अभी भी पहले मैंने ये बताया आपको, वीटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी जिसमें आपके मोनेरा, प्रोस्टिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटेरम, ये 5 रखे थे, है ना। अब यहाँ पे जो पांचों जगत में आपके पास जो मोनेरा है वहां पे तो प्रोकैरियोट्स थे, ओनली प्रोकैरियोट्स वहीं पे थे, है ना। तो ये तो प्रश्न यहाँ पे इस ऑप्शन को तो हम लोग गलत कर देते हैं। फिर जब बहुकोषी के यूकेरियोट्स की बात करते हैं तो यूकेरियोट्स थे जगत प्रोस्टिस्टा में, लेकिन वो बहुकोशिकीय नहीं थे, वो मल्टी सेलुलर नहीं थे, वो यूनिसेलुलर थे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके एक कोशिकीय यूकेरियोट्स जो है वो थे। यहाँ पे स्लाइम मोड्स व प्रोटोजोआ यहाँ पे नहीं थे, इसमें ध्यान रखना। प्रोटोजोन्स थे, लेकिन यहाँ पे सही आंसर ये आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे स्लाइम मोड्स का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी ध्यान रखना इसमें जो एक कोशिकीय यूकेरियोट्स थे, हालांकि ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी दोनों ही प्रश्न भी सही हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके जितने भी यूनी सेलुलर थे, यूनिसेलुलर कौन से, जो आपके यूकेरियोट्स, यूकेरियो जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स थे वो आपके किस में रखे थे, आपके प्रोटिस्टा में रखे थे, जिसमें आपके प्रोटोजोन्स भी आते हैं, जिसमें आपके अमीबा भी आता है, अमीबा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक है, पैरामीशियम भी आता है, यूग्लिना भी आता है, सब आते हैं इसमें। बात करें जीवाणुओं में प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको थोड़ा आराम से पढ़ना और आराम से इसका आंसर भी देना। हम लोग जब मोनेरा पढ़ते हैं, मोनेरा के बाद मोनेरा में जब हम लोग बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो इसका मुख्य रूप से जिक्र हम लोग करते हैं। क्या ये एपिसोम्स है, क्या आपके प्लाज्मिड है, क्या पिलाई है, क्या मिजोसोम है, बताओ। तो इसका आंसर मैं देना चाहूंगा यहाँ पे, जो मिजोसोम है, मिजोसोम, जो आपकी इस प्रकार से कुछ बैक्टीरिया की संरचना होती है, आपने देखी होगी, ये आपकी क्या हो जाती है, सेल वॉल हो जाती है। फिर इसमें आपके इस प्रकार से जो आपके प्लाज्मा झिल्ली है वो इस प्रकार से अंतर्वलित हो जाती है, इस प्रकार से अंतर्वलित हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम्स या मीजोजोम्स जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह जीव जो खासकर प्रकृति के नाइट्रोजन चक्र में बहुत सक्रिय होता है। तो आपके जीवाणु जो है, जीवाणु यहाँ पे आंसर मैं सीधा ही देना चाहूंगा, जो जीवाणु है वो आपके खासकर नाइट्रोजन चक्र में बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, ठीक है। जिसमें आपके जीवाणुओं में भी अलग अलग आ जाते हैं, राइजोम, राइजोम हो जाता है आपके इसमें, फ्रेंकिया, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये बचपन की आदत है ना काट काट के लिखने की, वो पड़ी हुई है मेरी, है ना। फ्रेंकिया, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट नाम है, दोनों ही आप लोग कॉपी कर लेना, ठीक है। जो खासकर नाइट्रोजन चक्र में सक्रिय रहते हैं, ध्यान रखना। हेटेरोसिस्ट, ये एक प्रकार की स्ट्रक्चर है जो किससे संबंधित रहेगी, तो आपके जो हेटेरोसिस्ट है, हेटेरोसिस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे जनन से, श्वसन से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, या प्रचलन से, प्रचलन यानी लोकोमोशन। तो आपके लोकोमोशन से हेटेरोसिस्ट नहीं है, श्वसन से नहीं है, जनन से नहीं है, सीधी सी बात है भाई, ये जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण से है हेटेरोसिस्ट। ये जो है एक त्रिस्तरीय संरचना है, आपके साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं बीजीए, उसमें ये बनती है ना, हेटेरोसिस्ट। ये आपकी नाइट्रोजन स्तर में जो है वो आपके जो सहायता करती है, त्रिस्तरीय संरचना होती है, त्रिस्तरीय, है ना। 3 स्तर होते हैं संरचना में, ये ध्यान रखना। तंतु में संरचना होती है एक प्रकार की। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, जो लाल सागर के पानी को लाल रंग में प्रदान करता है। सीधी सी बात है भाई, जो साइनोबैक्टीरिया है वो आपके जो लाल सागर, मृत सागर या लाल सागर आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो साइनोबैक्टीरिया ही होते हैं, जो आपके जो समुद्र के जो पानी है उसको लाल कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 23वें नंबर के प्रश्न की ओर। आर्को बैक्टीरिया की कोशिका में अनुपस्थित होता है, बताओ क्या। आर्को, आर्की बैक्टीरिया का आपने पढ़ा होगा, इसमें कोशिका में अनुपस्थित होता है। देखो डीएनए तो रहता ही है, राइबोसोम भी रहेंगे अगर डीएनए है तो, और आपके लिपिड्स भी इसमें रहते हैं,
साकित लिपिड्स, साकित श्रृंखला वाले लिपिड्स है ना। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो इसमें अनुपस्थित होता है, एब्सेंट, एब्सेंट। ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों वो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आप लोग जाके तैयार कर लेना। प्रोकैरियोट्स में जनन की सबसे सामान्य विधि है, प्रोकैरियोट्स में जनन की सबसे सामान्य विधि कौन सी है, प्रोकैरियोट्स में जनन की सबसे सामान्य विधि कौन सी है बताओ, प्रोकैरियोट्स में जनन की सबसे सामान्य विधि कौन सी है। तो यहाँ द्विखंडन विधि के द्वारा जो है जनन होता है, ध्यान रखना, यहाँ पे मुकुलन द्वारा, पाशकर्मण द्वारा या संयुग्मन द्वारा जनन नहीं होता है। यहाँ जैसे कोई एक प्रोकैरियोट्स है, मैं एक कोई भी आंसर ऑप्शन ले लेता हूँ, उसमें हम लोग जैसे ये दो भागों में यहाँ से टूटेगा, इसका जो डी ये आपका जो न्यूक्लियस है वो इस प्रकार से दो भागों में टूट के दो नए जीवों का निर्माण करेगा, इसको द्विखंडन बोलते हैं। एक और विधि आती है बहुखंडन की विधि भी। प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम का कार्य होता है, अभी अभी बताया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसका होता है, आपके प्रोकैरियोट्स का होता है। कोशिका ऑक्सीशोषण और कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, ध्यान रखना। प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम का कार्य होता है, मीजोसोम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं, यहाँ पे जो है आपके ऑक्सीशोषण और कोशिका भित्ति का निर्माण। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका जो है आंसर मैं कल आपको देख के बताऊंगा। हालांकि इसमें आंसर 3 नंबर होना चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल सही 3 नंबर यहाँ पे आंसर होगा। ये प्रश्न मैंने पिछली कोई परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसके आंसर की में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया हुआ था। बाकी इसमें जो है ऑक्सीश्वसन और कोशिका भित्ति का निर्माण आप लोग सही कर लेना, तो अपने पास जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार के 25-25 प्रश्नों की श्रृंखला करते करते हम लोग 10,000 तक पहुंचने वाले हैं प्यारे मित्रों। तो आप लोग अगर अभी तक नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो जरूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यार दिखाना अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।